आज से कुछ माह पहले मैंने हड़प्पा सिटी के ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने मोहनजोदड़ो सिटी के बारे में भी बात की थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने मोहनजोदड़ो को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने मोहनजोदड़ो को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में मैंने 5500 साल पुराने घर, यूनिवर्सिटीज और उनके स्ट्रक्चर को डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि वो कितने ज्यादा एडवांस हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर पसंद आएगी। जब साइंसदान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कर रहे थे तो उनको वहाँ से बहुत सारी चीजें मिली जिन्होंने दुनिया को बहुत ज्यादा हैरान किया। आखिर वो चीजें कौन सी हैं, ये सब आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सबसे पहले मैं बात करूंगा बर्तनों की। ये वो बर्तन हैं जिनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग आज से 5500 साल पहले इस्तेमाल करते थे। इनमें बड़े और छोटे बर्तन शामिल हैं। बड़े बर्तनों में उस वक्त लोग गंदम, चावल और कई तरह के अनाज को स्टोर करते थे। इनका साइज बाकी बर्तनों से काफी बड़ा होता था। इसके बाद पानी को स्टोर करने वाले बर्तन आते हैं जिनका साइज बड़े बर्तनों से छोटा था। इसके बाद खाना पकाने के बर्तन हैं। इन बर्तनों की खास बात ये है कि इनको उस वक्त लोग एक ही बार इस्तेमाल करते थे और खाना खाने के बाद वो लोग इन बर्तनों को तोड़ते थे। इस वीडियो में आप इन बर्तनों के टुकड़ों को देख सकते हैं। ये टुकड़े हड़प्पा में हर जगह बिखरे हुए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आप कई मिट्टी के टीले देख सकते हैं। ये टीले हड़प्पा में हर जगह मौजूद हैं। असल में इन टीलों के अंदर इस बर्तन के बहुत सारे टुकड़े दफन हैं। इस बर्तन को बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल किया जाता था जैसे आज हम डिस्पोजेबल बर्तनों को करते हैं। इसके अलावा इस बर्तन को देखें, इसमें छोटे छोटे सुराख बने हैं। इसमें उस वक्त लोग पानी को फिल्टर करते थे, जिससे पता चलता है कि इस वक्त लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आखिर में सबसे छोटे बर्तन आते हैं। इनमें से कुछ बर्तन बच्चों के खिलौने हैं और कुछ बर्तनों को चटनी, शुगर, शक्कर जैसी चीजों को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये बर्तन मिट्टी से बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे खिलौने और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। थंबनेल में ये पिक लगी है। इसमें ये तस्वीर असल में एक खिलौना है जिसकी मूर्ति यहाँ पड़ी है। ऐसे बहुत सारे स्टैचूज यहाँ मौजूद हैं जिनको बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा के म्यूजियम में भी कुछ स्टैचूज पड़े थे जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्टैचूज को ऐसे बनाया गया था जैसे ये नाउजुबिल्लाह किसी की इबादत कर रहे हैं। वो लोग जानबूझकर ऐसी मूर्तियां बनाते थे ताकि बच्चे इन मूर्तियों से खेलें और सेम ऐसे ही इबादत करें। इन मूर्तियों को देखकर पता चलता है कि इस वक्त लोग कैसे इबादत करते थे। इसके बाद इस चीज को देखें, ये चीज चेस की तरह दिखाई देती है और इसके साथ इस तरह के दो और ऑब्जेक्ट पड़े हैं। आखिर ये चीजें क्या है? साइंटिस्ट इसे चेस ही कहते हैं। इसके बाद आती है स्टैम्प्स, जिनको छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया था। इन स्टैम्प्स को कैसे फाइंड किया गया, इसके बारे में मैंने डिटेल से इस वीडियो में बात की है। 1880 में अलेक्जेंडर की निगरानी में हड़प्पा से 3 स्टैम्प्स को फाइंड किया गया। इन तीनों स्टैम्प्स की तस्वीरें लाहौर म्यूजियम में मौजूद हैं। इन स्टैम्प्स ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया और इन्हीं स्टैम्प्स की वजह से मोहनजोदड़ो सिटी को फाइंड किया गया। साथ ही इन स्टैम्प्स की वजह से ये भी पता चला कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इंडस वैली के 2 बड़े सिटीज थे। इन स्टैम्प्स के अलावा कई और स्टैम्प्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिली जिन्होंने आज तक साइंसदानों को परेशान कर रखा है। असल में इन स्टैम्प्स पर मुख्तलिफ एनिमल्स की तस्वीरें बनी थी और साथ ही इन एनिमल्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कुछ स्टैम्प्स ऐसी थी जिन पर सिर्फ सिंबल बने थे, उन पर एनिमल्स की तस्वीरें नहीं बनी थी। साइंसदानों को आज तक नहीं पता चल सका कि आखिर उन स्टैम्प्स पर क्या लिखा हुआ है। इन पत्थरों पर लिखी हुई चीजों को इंडस स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। 1920 से लेकर आज तक 100 से ज्यादा बार कोशिश की जा चुकी है इस जुबान को समझने की, लेकिन आज तक साइंसदान इन सिंबल्स का मतलब समझ नहीं पाए। कुछ चीजें साइंसदान को समझ आई हैं,
उनको पता चला कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे। स्टैम्प पर लिखी हुई इस इबारत को देखें। इसे राइट साइड से शुरू किया गया और लेफ्ट साइड पर खत्म किया गया, लेकिन लिखने वाले के पास जगह कम थी, इसलिए लेफ्ट साइड पर उसने वर्ड्स को छोटा कर दिया। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, किसी स्टैम्प पर हाथी की तस्वीर बनी होती और किसी पर टाइगर की, लेकिन इस स्टैम्प पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर बनाई गई वो एक यूनिकॉर्न जैसा जानवर था, जो हकीकत में मौजूद नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन लोगों ने स्टैम्प पर कुछ सिंबल बनाने के बाद उसके नीचे एक एनिमल की तस्वीर बनाई। आज तक जितनी भी स्टैम्प्स मिली हैं, इन पर बने साइंस को काउंट किया गया तो पता चला कि कुल 400 साइंस हैं, जिनको मुख्तलिफ तरीकों से इन स्टैम्प्स पर लिखा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लिश की लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन इंडस की जुबान में 400 से ज्यादा हरूफ थे। कुछ सिंबल्स स्टिक फिगर्स जैसे दिखाई देते, कुछ में मछलियों जैसे सिंबल दिखाई देते और कुछ में कभी टर्टल्स, कुछ क्रैब्स और कुछ में चिड़िया वगैरह दिखाई देती थी। इतने ज्यादा सिंबल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा असल में ये लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट्स थी, यानी इन सिंबल्स को एक वर्ड और एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मिसाल के तौर पर एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान में कई सिंबल्स पाए जाते हैं, लेकिन एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान को साइंसदान समझ चुके हैं, इसीलिए साइंसदान को पता है कि इजिप्ट में किस सिंबल का क्या मतलब है। आज से 200 साल पहले इजिप्ट में साइंसदानों को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, एक ऐसा पत्थर जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन सेम यही कुछ नीचे ग्रीक में भी लिखा हुआ था। अब साइंसदान को ग्रीक आती थी, इसलिए वो फौरन ये समझ गए कि ऊपर क्या लिखा हुआ है और ग्रीक की जुबान से वो इन सिंबल्स को आसानी से समझ पाए, जिसकी वजह से वो एंशिएंट इजिप्शियन की जुबान को समझ पाए। लेकिन हड़प्पा की लैंग्वेज के साथ ऐसी कोई जुबान नहीं लिखी हुई थी जिससे इन सिंबल्स को समझा जा सके, लेकिन इन सिंबल्स का एक पैटर्न है। जब भी डायमंड सिंबल का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद हमेशा एक सिंबल आता है जिसमें 2 लाइंस लगी होंगी, लेकिन कभी भी इन लाइनों के बाद ये स्टिक फिगर वाला सिंबल नहीं आया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस 4 शेप वाले सिंबल का किया गया और ज्यादातर ये देखा गया कि इस सिंबल को आखिर में इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है ये उनका कोई फुल स्टॉप हो। सिर्फ ये कुछ चीजें साइंसदानों को आज तक इस जुबान के बारे में पता चल पाई हैं। आप भी कभी लाहौर म्यूजियम में गए होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पत्थर के इन छोटे से टुकड़ों पर ये क्या लिखा हुआ है? इन पीसेस के अलावा लाहौर म्यूजियम में ईंटें पड़ी हैं। ये ईंटें हड़प्पा म्यूजियम में भी पड़ी हैं। इन ईंटों की खास बात ये है कि आज तक ये बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। लाहौर म्यूजियम में जितने भी बर्तन हैं वो असल बर्तनों की सेम टू सेम कॉपी है। असल बर्तनों को किसी महफूज मुकाम पर रखा हुआ है। 1922 में हॉवर्ड कार्टर को इजिप्ट में मौजूद किंग्स वैली से 3000 साल पुराने किंग टूटनखामुन का टॉम मिला। जब इस टॉम को खोला गया तो अंदर मौजूद चीजों को देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये चैम्बर सोने से बनी चीजों से भरा हुआ था। इन चीजों में खालिस सोने से बना हुआ मास्क था जिसका वजन 9 किलोग्राम से ज्यादा था। इस मम्मी को 3 कॉफिन में रखा गया था। ये कॉफिन भी खालिस सोने से बने थे। इन कॉफिन को जिस चीज से ढका गया था वो भी सोने से बनी हुई थी। इस चैम्बर के अलावा वहाँ मौजूद चीजें भी सोने से बनी थी। यानी अगर इन सभी चीजों का वजन किया जाए तो साइंटिस्ट को टूटनखामुन के टॉम से 120 किलो सोना मिला था। इस सोने को देखकर साइंसदानों के माइंड में एक सवाल आ रहा था कि आखिर उस वक्त लोगों ने इतना सोना कैसे इकट्ठा किया और कहां से, क्योंकि आज के टेक्नोलॉजी के जरिए इतना सोना इकट्ठा करने में 10 साल लग जाएंगे और इस वक्त उन लोगों ने इतना सोना कैसे इकट्ठा कर लिया जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। इस चीज के बारे में जानने की जिम्मेदारी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थॉमस ने उठाई। थॉमस ने टूटनखामुन के चैम्बर से मिलने वाली चीजों के डिजाइन और कॉम्पोजिशन को अच्छी तरह से स्टडी किया, जिसके बाद उसे पता चला कि इस सोने को किसी दूसरे मुल्क से नहीं बल्कि किंग्स वैली में मौजूद पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब उसका अगला काम उस पहाड़ को फाइंड करना था जिससे इतना ज्यादा सोना निकाला गया। किंग्स वैली में बहुत ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं और इतने सारे पहाड़ों में से उस पहाड़ को फाइंड करना जिससे सोना निकाला गया बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। थॉमस एक और आर्कियोलॉजिस्ट
जो उनके साथ मिलकर किंग्स वैली के पहाड़ों को स्टडी कर रहा था, तो अचानक उसे ऐसे पत्थर दिखाई दिए जिसमें सोना मौजूद था, जिसकी वजह से थॉमस का ख्याल था कि अगर टूटनखामुन के चैम्बर से मिलने वाला सोना इसी एरिया से निकाला गया है तो यहाँ पर उन चीजों के टुकड़े या निशान जरूर मिल सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके इस एरिया से सोना निकाला जाता था। इन चीजों को फाइंड करने के लिए उनको इस एरिया को अच्छे से देखना होगा, लेकिन ये एरिया 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से दूर दूर तक कोई निशान दिखाई नहीं देता। थॉमस और उसका साथी कई घंटों तक इस रेगिस्तान में घूमते रहे। जिस वक्त वो रेगिस्तान के काफी अंदर तक चले गए तो उन्हें एक पहाड़ के नीचे कोई चीज दिखाई दी। वो गाड़ी से उतरकर उसके करीब गए तो पता चला कि ये हजारों साल पुराना कुआं है जो अब खुश्क हो चुका है। रेगिस्तान के बीचों बीच इस कुएं के मिलने का मतलब है कि किसी दौर में लोग इस जगह से गुजरते थे और इस कुएं से पानी निकाल कर पीते थे। जब ये दोनों थोड़ा आगे गए तो इनको एक कमरा दिखाई दिया। अंदर से इस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह लोग आकर नाउज़ुबिल्लाह इबादत करते थे, जैसे ये कोई टेंपल हो। इस कमरे की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखा गया तो इनमें जॉन को ऐसी चीज मिली जिसने उन दोनों को हैरान कर दिया। उस साइंसदान ने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। पेंटिंग्स को देखकर पता चला कि ये कुआं इस रेगिस्तान का सबसे पहला स्टॉप था। यहाँ पर हजारों साल पहले सोना निकालने वाले लोग आराम करने के लिए रुकते थे। असल में इस कुएं से आगे वो पहाड़ था जिससे उस वक्त लोग सोना निकालते थे। वहां तक उन लोगों ने कई कुएं बनाए थे। यहाँ पर रुककर वो लोग रेस्ट करते थे और हर कुआं 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया था। यानी एक कुएं से दूसरे कुएं तक जाने में उन लोगों को कई दिन लग जाते होंगे। यानी अब उन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट को पता चल चुका था कि अब उनको कहाँ जाना है और उन्होंने मजीद आगे जाने का फैसला किया। हर 70 से 80 किलोमीटर के बाद कुएं तो आते गए, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी यहाँ से सोना निकाला जाता था। उन्होंने 2 दिनों तक अपना सफर जारी रखा और फिर अचानक उन्हें एक पहाड़ के पास बहुत सारे पत्थर दिखाई दिए। ये पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने उठाकर इन्हें रखा हो। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सोना निकालने वाले लोगों का कैंप लगती है। जब उन्होंने उन पत्थरों को स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिनसे इनके सवालों के जवाब मिलने वाले थे। असल में उनको पत्थरों से बने ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, इसे इस टूल की मदद से तोड़कर क्रश किया जाता था और फिर इस क्रश में से सोने के ज़रात को निकाला जाता था। जब उन्होंने इस जगह को मजीद स्टडी किया तो उनको ऐसे ही कई और टूल्स मिल गए। थॉमस को एंशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक के बारे में काफी कुछ पता था, इसीलिए उसने कहा कि हो सकता है उस वक्त लोग पहाड़ों को खोद खोद कर इनमें टनल्स बनाते थे। वो इन टनल्स में से एक खास तरह के पत्थर को फाइंड करके बाहर एक कैंप में भेज देते। यहाँ वो इस वक्त मौजूद है। फिर यहाँ मौजूद दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रश करके इनमें से सोना निकालती थी और फिर उस सोने को किंग्स वैली में भेजा जाता। थॉमस को पत्थरों से सोना निकालने वाला कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अब उनको उन टनल्स को फाइंड करना था जिनसे ये पत्थर निकाले जाते। उन्होंने इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तलाश की, लेकिन उन्हें वो टनल नहीं मिल सकी। थॉमस के मुताबिक हजारों सालों में यहाँ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आए होंगे, जिसकी वजह से हो सकता है ये टनल गिरकर बंद हो गई। साइंसदानों के मुताबिक गोल्ड माइनिंग का ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल था। उनके मुताबिक अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करें तो वो सिर्फ 1 चम्मच गोल्ड को इकट्ठा कर सकते होंगे। जितना सोना टूटनखामुन की टॉम्ब से मिला है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हजारों लोग एक ही वक्त में मिलकर काम करते होंगे, लेकिन फिर भी इतना सोना इकट्ठा करने में उन्हें कई साल लगे होंगे। सोना छोटे छोटे टुकड़ों में निकाला जाता है जिनको किंग्स वैली में भेजा जाता था। यहाँ पर उस सोने को पिघलाकर उससे चीजें बनाई जाती जो टूटनखामुन के टॉम्ब से मिली हैं। जब इन चीजों को काउंट किया गया तो इनकी तादाद 5000 थी और इन सारी चीजों का कैटलॉग बनाने में ही साइंसदानों को 10 साल लग गए। कुछ हद तक ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई कि इस सोने को कैसे हासिल किया गया,
लेकिन आज भी ये दोनों साइंसदान इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।